अध्याय 17। शशि और 3 नीलम। चूंकि आप और मेरा बेटा स्वामी श्री युक्तेश्वर को बहुत मानते हैं, इसलिए मैं उन पर एक नजर डालूंगा। डॉन नारायण चंद्र रॉय की आवाज का लहजा यह दर्शाता था कि वे मूर्खों की सनक का मजाक उड़ा रहे थे। मैंने धर्मांतरण करने वालों की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं के अनुसार अपना आक्रोश छिपाया। मेरे साथी, जो एक पशु चिकित्सक थे, पक्के नास्तिक थे। उनके छोटे बेटे संतोष ने मुझसे अपने पिता में दिलचस्पी लेने की विनती की थी। अब तक मेरी अमूल्य सहायता कुछ हद तक अदृश्य रही थी। अगले दिन डॉक्टर रॉय मेरे साथ सेरामपुर आश्रम गए। गुरुदेव ने उनसे संक्षिप्त बातचीत की, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से अधिकांश समय मौन रहा। और फिर आगंतुक अचानक चले गए। एक मृत व्यक्ति को आश्रम में क्यों लाया गया? जैसे ही कलकत्ता के संशयी व्यक्ति के लिए दरवाजा बंद हुआ, श्री युक्तेश्वर ने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। सर, डॉक्टर बिल्कुल जीवित हैं, लेकिन कुछ ही समय में वह मर जाएगा। मैं चौंक गया। सर, यह उनके बेटे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। संतोष को अभी भी उम्मीद है कि उसके पिता के भौतिकवादी विचारों को बदलने के लिए समय मिलेगा। मैं आपसे विनती करता हूं गुरुजी, उस आदमी की मदद करें। बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए। मेरे गुरु का चेहरा भावशून्य था। घोड़े का घमंडी डॉक्टर मधुमेह से बहुत दूर चला गया है। हालांकि उसे इसका पता नहीं है। 15 दिनों में वह बिस्तर पर चला जाएगा। चिकित्सक उसे खोया हुआ मान लेंगे। इस धरती को छोड़ने का उसका स्वाभाविक समय आज से 6 सप्ताह बाद है। हालांकि आपकी मध्यस्थता के कारण उस तारीख को वह ठीक हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, आपको उसे ज्योतिषीय चूड़ी पहनानी होगी। वह निस्संदेह ऑपरेशन से पहले अपने घोड़ों में से एक की तरह हिंसक रूप से विरोध करेगा। मास्टर ने हंसते हुए कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद, जिसमें मैं सोच रहा था कि संतोष और मैं इस अड़ियल डॉक्टर को मनाने की कला का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं, श्री युक्तेश्वर ने आगे और खुलासे किए। जैसे ही वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, उसे मांस न खाने की सलाह दीजिए। लेकिन वह इस सलाह पर ध्यान नहीं देगा, और 6 महीने में जब वह अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होगा, वह मर जाएगा। यहां तक कि उसे 6 महीने का जीवन विस्तार भी केवल आपकी प्रार्थना के कारण ही मिला है। अगले दिन मैंने संतोष को सुझाव दिया कि वह जौहरी के यहां से एक बाजूबंद मंगवा ले। 1 सप्ताह में बाजूबंद तैयार हो गया, लेकिन डॉन रॉय ने उसे पहनने से मना कर दिया। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। आप इन ज्योतिषीय अंधविश्वासों से मुझे कभी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ने मेरी ओर आक्रामक दृष्टि से देखा। मुझे यह याद करके बहुत मजा आया कि मास्टर ने उस आदमी की तुलना एक नाजुक घोड़े से की थी। 7 दिन और बीते। अचानक बीमार पड़े डॉक्टर ने विनम्रतापूर्वक चूड़ी पहनने की सहमति दे दी। 2 हफ्ते बाद उपस्थित चिकित्सक ने मुझे बताया कि उनके मरीज का मामला निराशाजनक था। उन्होंने मधुमेह से होने वाले नुकसान के बारे में दिल दहलाने वाले विवरण दिए। मैंने सिर हिलाया। मेरे गुरु ने कहा है कि 1 महीने की बीमारी के बाद डॉक्टर रॉय ठीक हो जाएंगे। चिकित्सक ने मुझे अविश्वास से देखा, लेकिन 2 सप्ताह बाद उसने क्षमा प्रार्थी भाव से मुझे ढूंढ निकाला। डॉक्टर रॉय पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, उन्होंने कहा। मेरे अनुभव में यह सबसे आश्चर्यजनक मामला है। मैंने पहले कभी किसी मरते हुए व्यक्ति को इस तरह से वापस आते नहीं देखा। आपके गुरु निश्चित रूप से एक उपचारक भविष्यवक्ता होंगे। डॉक्टर रॉय के साथ एक साक्षात्कार के बाद, जिसके दौरान मैंने श्री युक्तेश्वर की मांस रहित आहार की सलाह दोहराई, मैंने 6 महीने तक उस व्यक्ति को फिर नहीं देखा। एक शाम जब मैं गुरपार रोड पर अपने पारिवारिक घर के पियाजा पर बैठा था, तो वह मुझसे बात करने के लिए रुका। अपने शिक्षक से कहो कि बार बार मांस खाने से मेरी ताकत पूरी तरह वापस आ गई है। आहार पर उनके अवैज्ञानिक विचारों ने मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। यह सच था कि डॉ रॉय स्वास्थ्य की एक तस्वीर दिखते थे। लेकिन अगले दिन संतोष अपने घर से दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, आज सुबह पिताजी मर गए। यह मामला गुरु के साथ मेरे सबसे अजीब अनुभवों में से एक था। उन्होंने विद्रोही पशु चिकित्सक को उसके अविश्वास के बावजूद ठीक कर दिया, और उस व्यक्ति की धरती पर प्राकृतिक अवधि 6 महीने तक बढ़ा दी, सिर्फ मेरी ईमानदारी से की गई प्रार्थना के कारण। श्री युक्तेश्वर एक भक्त की तत्काल प्रार्थना का सामना करने पर अपनी दयालुता में असीम थे। कॉलेज के दोस्तों को अपने गुरु से मिलवाना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था। उनमें से कई लोग कम से कम आरतम आश्रम में धार्मिक संशयवाद के अपने फैशनेबल अकादमिक आवरण को एक तरफ रख देते थे। मेरे एक मित्र शशि ने कई सप्ताहांत श्रीरामपुर में खुशी से बिताए। गुरुजी उस लड़के से बहुत प्यार करते थे।
और इस बात पर दुखी थे कि उसका निजी जीवन जंगली और अव्यवस्थित था। शशि, अगर तुम नहीं सुधरे तो 1 साल बाद तुम खतरनाक रूप से बीमार हो जाओगे। श्री युक्तेश्वर ने मेरे मित्र को स्नेहपूर्ण झल्लाहट से देखा। मुकुंद गवाह है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। शशि हंस पड़ी। गुरुदेव, मैं अपने दुख में ब्रह्मांड की मधुर दानशीलता का काम आप पर छोड़ती हूं। मेरी आत्मा तैयार है, पर मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है। आप ही इस धरती पर मेरे एकमात्र रक्षक हैं। मैं किसी और पर विश्वास नहीं करती। कम से कम आपको 2 कैरेट का नीलम पहनना चाहिए, इससे आपको मदद मिलेगी। मैं इसे खरीदने में सक्षम नहीं हूं। खैर प्रिय गुरुजी, यदि मुसीबत आती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। 1 साल में तुम 3 नीलम लाओगे, श्री युक्तेश्वर ने रहस्यमयी ढंग से उत्तर दिया। तब वे किसी काम के नहीं रहेंगे। इस बातचीत में अक्सर बदलाव होते रहते थे। शशि हास्यास्पद निराशा में कहती, मैं सुधर नहीं सकती। और गुरुजी, आप पर मेरा भरोसा मेरे लिए किसी भी पत्थर से ज्यादा कीमती है। 1 साल बाद मैं अपने गुरु से मिलने उनके शिष्य नरेन बाबू के कलकत्ता स्थित घर गया। सुबह करीब 10 बजे, जब मैं और श्री युक्तेश्वर दूसरी मंजिल पर बने बैठक खाने में चुपचाप बैठे थे, मैंने सामने का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। गुरुजी अकड़कर सीधे खड़े हो गए। वह शशि है, उसने गंभीरता से कहा। अब साल पूरा हो गया है। उसके दोनों फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। उसने मेरी सलाह को नजरअंदाज किया है। उससे कहो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर की कठोरता से स्तब्ध होकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। शशि ऊपर चढ़ रही थी। हे मुकुंद, मुझे आशा है कि गुरुजी यहीं होंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वे यहीं होंगे। हाँ, लेकिन वह परेशान नहीं होना चाहता। शशि फूट फूट कर रोने लगा और मुझे धक्का देकर आगे बढ़ गया। उसने श्री युक्तेश्वर के चरणों में खुद को गिरा दिया और वहां 3 सुंदर नीलमणि रख दी। सर्वज्ञ गुरु, डॉक्टरों का कहना है कि मुझे क्षय रोग हो गया है। उन्होंने मुझे 3 महीने से अधिक का समय नहीं दिया है। मैं विनम्रतापूर्वक आपकी सहायता की याचना करता हूं। मुझे पता है कि आप मुझे ठीक कर सकते हैं। क्या अब तुम्हारे जीवन के बारे में चिंता करने में देर नहीं हो गई है? अपने गहने लेकर चले जाओ। उनकी उपयोगिता का समय बीत चुका है। मास्टर तब एक स्फिंक्स की तरह अविचलित मौन में बैठ गए, जिसे लड़के ने दया के लिए सिसकियां भरकर बीच में रोक दिया। मुझे सहज ही यह विश्वास हो गया कि श्री युक्तेश्वर केवल शशि के दिव्य उपचार शक्ति में विश्वास की गहराई का परीक्षण कर रहे थे। एक तनावपूर्ण घंटे बाद जब गुरु ने मेरे पराजित मित्र पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। उठो शशि, दूसरों के घर में तुम कितना हंगामा मचाती हो। अपने नीलम जौहरी के पास लौटा दो। अब वे बेकार के खर्च हैं, लेकिन एक ज्योतिषीय कंगन खरीद कर पहन लो। डरो मत, कुछ ही हफ्तों में तुम ठीक हो जाओगी। शशि की मुस्कान उसके आंसुओं से भीगे चेहरे पर ऐसे चमक रही थी जैसे गीले परिदृश्य पर अचानक सूरज की रोशनी पड़ गई हो। प्रिय गुरु, क्या मैं डॉक्टरों द्वारा बताई गई दवाइयां ले लूं? श्री युक्तेश्वर की नजरें लंबी और शत्रुतापूर्ण थीं। जैसा तुम चाहो उन्हें पी लो या त्याग दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य और चंद्रमा का अपनी स्थिति बदल लेना तुम्हारे क्षय रोग से मरने से कहीं ज्यादा संभव है। उन्होंने अचानक कहा, अभी जाओ, इससे पहले कि मैं अपना विचार बदल दूं। मैं इस बात से बहुत परेशान था कि मेरा दोस्त इतनी जल्दी कैसे चला गया। अगले कुछ दिनों में मैं कई बार उससे मिलने गया। शशि रात भर नहीं टिक सकती। उसके चिकित्सक के ये शब्द और मेरी पत्नी का तमाशा। मेरे मित्र ने, जो अब लगभग कंकाल बन चुका था, मुझे तुरंत से रामपुर भेज दिया। मेरे गुरु ने मेरी आंसू भरी रिपोर्ट को ठंडे दिमाग से सुना। तुम मुझे परेशान करने यहां क्यों आए हो? तुमने तो मुझे शशि को उसके ठीक होने का आश्वासन देते हुए सुना ही है। मैंने बड़े विस्मय से उनके सामने सिर झुकाया और दरवाजे की ओर पीछे हट गया। श्री युक्तेश्वर ने विदा के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि मौन में डूब गए। उनकी आंखें आधी खुली हुई थीं। उनकी दृष्टि किसी दूसरी दुनिया में चली गई थी। मैं तुरंत कलकत्ता में शशि के घर पहुंचा। आश्चर्य से देखा कि मेरा मित्र बैठा हुआ दूध पी रहा है। हे मुकुंद, क्या चमत्कार है! 4 घंटे पहले मैंने कमरे में गुरु की उपस्थिति महसूस की। मेरे भयानक लक्षण तुरंत गायब हो गए। मुझे लगता है कि उनकी कृपा से मैं पूरी तरह से ठीक हूं। कुछ ही सप्ताह में शशि पहले से कहीं अधिक मोटा और स्वस्थ हो गया। 17-1, लेकिन अपने उपचार के प्रति उसकी अनोखी प्रतिक्रिया में एक कृतज्ञता का भाव था। वह शायद ही कभी फिर से श्री युक्तेश्वर आया हो। मेरे मित्र ने मुझे एक दिन बताया कि उसे अपने पिछले जीवन शैली पर इतना गहरा अफसोस है कि उसे गुरु का सामना करने में शर्म आती है।
मैं केवल यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि शशि की बीमारी ने उसकी इच्छा शक्ति को कठोर बना दिया था और उसके आचरण को बिगाड़ दिया था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरे कोर्स के पहले 2 साल खत्म होने वाले थे। मेरी कक्षा में उपस्थिति बहुत ही अनियमित थी। मैंने जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की वह सिर्फ अपने परिवार के साथ शांति बनाए रखने के लिए थी। मेरे 2 निजी शिक्षक नियमित रूप से मेरे घर आते थे। मैं नियमित रूप से अनुपस्थित रहता था। मैं अपने शैक्षणिक जीवन में कम से कम एक नियमितता को पहचान सकता हूं। भारत में कॉलेज में 2 सफल वर्ष बिताने के बाद इंटरमीडिएट आर्ट्स डिप्लोमा प्राप्त होता है। इसके बाद छात्र अगले 2 वर्षों के लिए एबीसा की डिग्री प्राप्त कर सकता है। इंटरमीडिएट आर्ट्स की अंतिम परीक्षाएं सामने खड़ी थीं। मैं पुरी भाग गया, जहां मेरे गुरु कुछ सप्ताह बिता रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि वे फाइनल में मेरी अनुपस्थिति को मंजूरी देंगे, लेकिन मैंने अपनी शर्मनाक तैयारी के बारे में बताया। लेकिन मास्टर ने सांत्वना देते हुए मुस्कुराया। तुमने पूरे दिल से अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया है और अपने कॉलेज के काम की उपेक्षा करने से नहीं बच सके। अगले सप्ताह के लिए अपनी पुस्तकों पर पूरी लगन से ध्यान लगाओ। तुम बिना किसी असफलता के अपनी परीक्षा से गुजर जाओगे। मैं कलकत्ता वापस लौट आया और कभी कभी अजीब-ओ-गरीब उपहास के साथ उठने वाले सभी उचित संदेहों को दृढ़ता से दबा दिया। अपनी मेज पर रखी किताबों के पहाड़ को देखते हुए मैं एक जंगल में खोए हुए यात्री की तरह महसूस कर रहा था। ध्यान की एक लंबी अवधि ने मुझे एक मेहनत बचत वाली प्रेरणा दी। प्रत्येक पुस्तक को यादृच्छिक रूप से खोलकर मैंने केवल उन पृष्ठों का अध्ययन किया जो इस प्रकार खुले थे। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 18 घंटे इस पाठ्यक्रम का पालन करते हुए मैंने खुद को सभी आने वाली पीढ़ियों को रटने की कला पर सलाह देने का हकदार माना। परीक्षा हॉल में अगले दिन मेरी प्रतीत होने वाली अव्यवस्थित प्रक्रिया का औचित्य सिद्ध हुआ। मैं सभी परीक्षाएं पास कर गया, हालांकि बहुत कम अंतर से। मेरे दोस्तों और परिवार की बधाइयां हास्यास्पद रूप से उनके आश्चर्य को प्रकट करने वाले स्खलन के साथ मिश्रित थीं। पुरी से लौटने पर श्री युक्तेश्वर ने मुझे एक सुखद आश्चर्य दिया। अब आपकी कलकत्ता की पढ़ाई पूरी हो गई है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की आखिरी 2 साल की पढ़ाई यहीं सेरामपुर में पूरी करें। मैं हैरान था। सर, इस शहर में कला स्नातक की कोई पढ़ाई नहीं है। सेरामपुर कॉलेज, जो उच्च शिक्षा का एकमात्र संस्थान है, इंटरमीडिएट आर्ट्स में केवल 2 साल का कोर्स कराता है। मास्टर जी शरारती ढंग से मुस्कुराए। मैं तुम्हारे लिए AB कॉलेज खोलने के लिए दान इकट्ठा करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मुझे लगता है कि मुझे किसी और के माध्यम से यह मामला सुलझाना होगा। 2 महीने बाद सेरामपुर कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर हॉवेल्स ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए पर्याप्त धन जुटाने में सफल रहे हैं। सेरामपुर कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय की एक शाखा बन गया। मैं AB उम्मीदवार के रूप में सेरामपुर में दाखिला लेने वाले पहले छात्रों में से एक था। गुरुजी, आप मुझ पर कितने दयालु हैं। मैं हर दिन कलकत्ता छोड़कर आपके पास आने के लिए तरस रहा हूं। प्रोफेसर हॉवेल्स को यह भी नहीं पता कि आपकी मौन मदद के कारण उन पर कितना ऋण है। श्री युक्तेश्वर ने मेरी ओर नकली गंभीरता से देखा। अब तुम्हें ट्रेन में इतने घंटे नहीं बिताने पड़ेंगे। पढ़ाई के लिए कितना खाली समय मिलेगा। शायद तुम आखिरी समय में रटने वाले कम और विद्वान ज्यादा बन जाओगे। लेकिन किसी तरह उनके लहजे में दृढ़ता की कमी थी। 17/1 सनमे में 1936 में मुझे एक मित्र से पता चला कि शशि का स्वास्थ्य पक्का अभी भी बहुत अच्छा है। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपको कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।